आप सबों का मेरा अक्षर ज्योतिष 459 में स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पर बात करना चाह रहे हैं और वो टॉपिक है कि सरकारी नौकरी के लिए आपको अपने कुंडली में क्या देखना चाहिए। ये विषय चूँकि मैंने लंबे समय तक इंटर के स्टूडेंट को, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को पढ़ाया है और वो सारे आज हमसे ज्योतिष की वजह से जुड़े हुए हैं। उसमें से बहुत सारे का इच्छा है कि हम सरकारी नौकरी में जाएं और यह प्रायः सबका इच्छा होता है। तो उस स्थिति में या तो किसी ज्योतिष से जाकर के वो संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं, और अगर अच्छा ज्योतिष नहीं मिला तो उस स्थिति में मिसगाइडेड हो सकता है। तो हम आज इस टॉपिक पर बात करें कि मान लीजिए आपका कुंडली बना हुआ है तो उस स्थिति में कुछ बातों को आप अपने कुंडली में देख करके समझ सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या पहले ही आपको फील्ड चेंज कर देना चाहिए। लेकिन उस बात को समझने के लिए थोड़ा सा कुछ फंडामेंटल चीज़ को पहले हम समझा लें, ताकि अभी भी आपको समझ में आए और आगे भी आपको कोई हमारा चाहे किसी दूसरे का इस प्रकार का कोई मतलब ज्योतिष से जुड़ा हुआ अगर कंटेंट आप देखें तो आपको समझ में आए। आपको समझना यह है क्या कि अर्थ जो है इसके चारों तरफ को मिलाकर के 360 डिग्री होता है। इस 360 डिग्री को 30-30 के 12 भागों में बांट दिया गया है। 12 भागों में एक भाग को 30 अंश लिया गया। 30 अंश ऐसे 12 गुने 30 बराबर 360 डिग्री। ये 12 राशि में इसको क्या, इसके दूरी को मापने का एक रूप दिया गया कि मान ले इतना दूरी को हमने 1 किलोमीटर, तो मान लीजिए एक राशि रखे, दूसरा राशि, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे करके 12 राशि में ये 360 डिग्री को बांटा गया है। और अर्थ अब सारे के सारे प्लेनेट जो है सन को अपने अपने ऑर्बिट में रोटेट करते हैं, तो अर्थ अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है। लेकिन ज्योतिष में ये मान लिया जाता है कि जहाँ अर्थ है वहाँ सूर्य है, जहाँ सूर्य है वहाँ अर्थ है, और ये मान करके चला जाता है कि अर्थ पर हम लोग हैं तो स्टेशनरी है और सन मूव कर रहा है। तो सन मूव कर रहा है तो एक दिन में सन 1 डिग्री मूव करता है, तो 30 दिन में 30 अंश मूव करके वो अगले राशि में चला जाता है। इस प्रकार से 12 महीने में 12 राशि कंप्लीट हो जाता है। एक वर्ष जो है कि उसी से जुड़ा हुआ ये 360 डिग्री पर है। अब जिस समय में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय में ये देखा जाता है कि सूर्य के सामने में कौन सा राशि उदित है। क्योंकि सूर्य तो गायब होता नहीं है, मूव करते हुए सूर्य के सामने में जो राशि उदित रहेगा वो राशि उसका जन्म का राशि होता है। और जन्म के राशि को यहाँ ये इसको हम बोलते हैं लग्न। जन्म के राशि को यहाँ पर लिखा जाता है और यहाँ से इस तरफ से उसको कैलकुलेट किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर किसी का जन्म हुआ उस समय में चौथी राशि, अभी 12 राशि जो है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ये 12 है। तो अगर मान लेते कि उस समय में चौथा राशि अगर उसका उदित हो तो यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, तो 4 तो 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके गिना जाएगा। अब हो गया। अब उसको जन्म के समय में जो राशि उदित हो उस राशि को यहाँ पर रखा जाता है। वो उसका लग्न का राशि का मतलब हुआ कि उसका शरीर। और उस समय में फिर अर्थ को मूव करते हुए चंद्रमा जिस पोजीशन पर होता है इस 12 के आधार पर, तो जहाँ होता है वहाँ पर चंद्रमा को रखा जाता है, वो उसका राशि कहलाता है। तो ये लग्न माने शरीर और राशि का मतलब उसका दिमाग, उसका मस्तिष्क। तो लग्न में जो राशि होगा उसके आधार पर देखा जाएगा उसका शरीर कैसा हैगा, अंग कैसा, कितना लंबाई चौड़ाई, ये सारा चीज़ देखा जाएगा। और चंद्रमा जिस जगह पर, मान लीजिए चंद्रमा यहाँ हो, चंद्रमा यहाँ हो, जहाँ पर भी हो, तो ये देखा जाएगा उसका मस्तिष्क किस प्रकार का होगा। कोई चर है, कोई स्थिर है, कोई द्विस्वभाव है, उसके आधार पर उसका स्वभाव देखा जाएगा। कोई हरस्व राशि है, कोई दीर्घ राशि है। किसी को पार करने में सूर्य को तो एक दिन में एक अंश पार करना है, लेकिन चंद्रमा के लिए इसको फिर 27 नक्षत्र में बांटा गया है और चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र को पार करता है। तो कभी कभार स्पीड ज़्यादा होने पर वो 1.5 नक्षत्र 2 नक्षत्र पार करता है। तो 27 दिन के बजाय 30 दिन में वहाँ पर एक मंथ का कैलकुलेशन है, वो हम लोग का चंद्र पे आधारित है।
तो जो इंग्लिश कैलेंडर है 1 2 3 4 ये सूर्य पर है कि 30 दिन में 30 अंश पार करता है, और हम लोग का पंचांग चंद्र पे आधारित है, जिसमें कि 27 दिन में 27 नक्षत्र को पार करता है। फिर उसमें योग करण ये सारा चीज़ अलग अलग होता है। अब समझना है क्या कि जिस समय में ये कुंडली बना तो जो राशि उदित रहती है उसको यहाँ पर लिख देने के बाद अब देखा जाता है कि कोई भी ग्रह अपने ऑर्बिट में अगर कोई इसके सामने है तो उसको 12 में लिख दिया जाएगा, कोई अपने ऑर्बिट में इसके सामने है तो उसको 5 में लिखा जाएगा। ऐसे करके ये देखा जाता है कि कौन सा ग्रह किस पोजीशन पर बैठा हुआ है। अब इतना अगर आप इतना थोड़ा सा फंडामेंटल है, इसको अगर आप समझ जाए, इसको जान लें, तो अब समझना यह है क्या कि आपका अगर कुंडली बना हुआ है, अगर आपका कुंडली है तो आप कुछ खास चीज़ों को उसमें देखिए, अगर वो मैच करता है तो आपको सरकारी नौकरी का प्रयास निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर कुंडली नहीं है तो आप कुंडली को बनवाएं, डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं है तो हाथ किसी से दिखवाएं। अब उसमें आपको क्या क्या खास करके देखना है जिससे कि पता चलेगा कि आपको सरकारी नौकरी का प्रयास जरूर करना चाहिए। और हम उस प्रकार से इन चीज़ों को अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे कि आप कम योग्यता से, या आपको कुछ नहीं पता है लेकिन आप अपने कुंडली को देख करके इतना समझ जाएंगे कि हमको करना क्या चाहिए। तो आपके कुंडली में यहाँ कोई भी अंक लिखा हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी लिखा हो सकता है। अगर यहाँ पर इस घर में यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हुआ हो, यहाँ पर सूर्य हो, यहाँ पर इसको हम बोलेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे घर में सूर्य हो, चौथे 4th में, या ये यहाँ पर चौथे के बजाय अगर हम इसको पहले यहाँ हो, पहले घर में हो, फर्स्ट में हो, या यहाँ 4th में हो, या ये यहाँ 10th में हो, तो आपको सरकारी नौकरी के लिए निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और इसमें भी अगर यहाँ पर 1st 4th और 10th में अगर सिंह लिखा हुआ हो, 5 लिखा हुआ हो, 5, या अगर आपको वहाँ पर 1 लिखा हुआ हो, मेष, ये दोनों में से कोई एक लिखा हुआ हो, तो उस स्थिति में और भी वो बढ़िया है कि आप निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का प्रयास करें। दूसरी बात, आपको देखना है बृहस्पति को, बृहस्पति या गुरु लिखा हुआ हो तो बृहस्पति को आपको देखना है कि यदि बृहस्पति आपको इस जगह पर बैठा हुआ हो, यानी कि 4th पोजीशन पे हो, या 4th के बजाय, हाँ ठीक है, 1st में से ही आप इसको काउंट करें, 1st में हो, फर्स्ट में हो 1, 4th में हो, 4th में हो, यहाँ 5th पोजीशन पे हो, यहाँ 10th पोजीशन पर हो, तो या 11th पोजीशन पर हो, तो आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। और खासकर उन जगहों पर यहाँ इन जगहों पर अगर कर्क लिखा हुआ हो, 4 लिखा हुआ हो, या अगर वहाँ पर 9 लिखा हुआ हो या 12 लिखा हुआ हो, तो बहुत बढ़िया, आप निश्चित रूप से उसके लिए प्रयास करें। तीसरा आपको देखना है मंगल को, मंगल अगर मंगल इस जगह पर हो, 4th पोजीशन पर हो, या यहाँ पर हो, 7th पोजीशन पर हो, 7th घर, या यहाँ 10th पर हो, तो आपको सरकारी नौकरी का निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए। और इन जगहों पे यहाँ यदि 1 लिखा हुआ मेष, या 10 लिखा हुआ हो मकर, या 8 लिखा हुआ हो वृश्चिक, तो आपको निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का प्रयास करना चाहिए। अब इसमें ध्यान और भी कुछ रखना है। दूसरी प्रिकॉशन है कि आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहे हैं तो आपको पोखराज या टोपाज सस्ता में जरूर पहनना चाहिए।
दूसरा, मानिक आपको जरूर पढ़ना चाहिए, मानिक। लेकिन मानिक के केस में ये ध्यान रखना है कि अगर घर में हस्बैंड वाइफ में अगर बहुत ज़्यादा टकराहट हो, खासकर ईगो का प्रॉब्लम हो, विवाद चल रहा हो, तो उसमें मानिक न पहने। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप कुछ प्रिकॉशन और भी लें, जैसे पिताजी का सम्मान करें, सूरज को जल दें, बृहस्पति की पूजा करें, बजरंगबली के स्थान पर जाएं। इन सब चीज़ों का उपाय करके आप सरकारी नौकरी का प्रयास कर सकते हैं। और इसमें से अगर कोई मैच नहीं करता हो तो बिना योग्य ज्योतिष से सलाह किए बिना सरकारी नौकरी में समय नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रोबेबिलिटी 1/0 है। या तो आप पूरे सफल होंगे या पूरे असफल हो जाएंगे। बीच में आपको कोई इसका सिवाय उस नॉलेज का आप एक कोचिंग खोल सकते हैं, इसके अलावा आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। थैंक यू।